पॉकेट एफएम पर अब आप सुन रहे हैं इश्क एक जुनून, जो लिखी है संजना किरोड़ीवाल जी ने और आवाज दी है श्रुति राजू ने। इश्क एक जुनून। दो दिलों के संगम को बेदर्द जमाने में खास रखा है। ये इश्क वो जुनून है जिसने हर बार एक नया इतिहास रचा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नासिक से पुणे जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। जैसे ही वैदेही ने स्टेशन पर ये इन्फॉर्मेशन सुनी, अपना बिखरा सामान समेटकर जल्दी जल्दी बैग में डालने लगी। ट्रेन आने में अभी 5 मिनट बाकी थे। वैदेही को प्यास लगी थी। अपना सामान संभाले वो पानी के नल की तरफ बढ़ी। सामान को रखकर उसने नल चालू किया और हथेली मुंह से लगाए पानी पीने लगी। गोरा रंग, काजल से सनी उसकी बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लहराते लंबे बाल, बालों की लट जो पानी पीते हुए उसके गाल को छू रही थी। चेहरे से छलकता एक आकर्षक नूर जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। पानी की टंकी से कुछ ही दूर खड़ा वो शख्स वैदेही को देखे जा रहा था। उसकी नजरें जैसे उसके चेहरे पर जम सी गई। वो दूर खड़ा अपनी आंखों से ही उसके शरीर का निरीक्षण करने लगा। उसने जैसे ही वैदेही की तरफ कदम बढ़ाए, उसका फोन बज उठा और वो किसी से बात करने लगा, पर बार बार पलटकर वैदेही को ही देखे जा रहा था। उसने अपने साथ खड़े दोनों लड़कों को वैदेही की तरफ इशारा करके कुछ कहा और फिर फोन पर बात करने लगा। पानी पीने के बाद वैदेही ने अपने बैग उठाए और प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ी। ट्रेन आ चुकी थी और उसके चलने की घोषणा भी हो चुकी थी। वैदेही तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए चली जा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, 2 हट्टे कट्टे लड़के उसी की तरफ आ रहे थे। वैदेही ने अब और तेजी से अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। वो लगभग भागने लगी और फिर तेजी से ट्रेन में चढ़ गई। लेकिन ये क्या, उसने देखा उसके पीछे पीछे वो लड़के भी ट्रेन में चढ़ गए। ये तो किस मुसीबत में फंस गई वैदेही, उसने मन ही मन कहा और आगे बढ़ती गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ट्रेन में बहुत कम लोग थे, ऊपर से रात का वक्त था। वैदेही मन ही मन खुद को कोस रही थी। तभी उसकी नजर सामने से आते लड़के पर पड़ी। वैदेही ने कुछ नहीं सोचा और दौड़कर जाकर उसके गले लग गई और कहने लगी, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तो डर ही गई थी, कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। वैदेही के पीछे आए लड़कों ने देखा तो वहां से चले गए। उनके जाते ही उस लड़के ने वैदेही से कहा, वो लोग जा चुके हैं। वैदेही उससे दूर हुई और पीछे मुड़कर देखा। वो लोग जा चुके थे। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और लंबी सांस लेकर कहा, थैंक गॉड वो लोग चले गए। पता नहीं कौन लोग हैं, तब से पीछे ही पड़े हैं। बाय द वे, थैंक यू सो मच। तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। इट्स ओके, लड़के ने कहा और आकर अपनी सीट पर बैठ गया। वैदेही भी अपना बैग उठाए अपनी सीट देखने लगी। उसकी किस्मत अच्छी थी, उस लड़के के सामने वाली सीट पर ही वैदेही की सीट थी। वैदेही ने सामान सीट के नीचे रखा और लड़के के सामने बैठ गई। उस बर्थ में सिर्फ वो 2 लोग ही थे। लड़का किसी नॉवेल को पढ़ने में व्यस्त था। वैदेही ने कहा, क्या तुम भी पुणे जा रहे हो? लड़के ने कहा और नजरें फिर किताब पर टिका ली। सफर लंबा था और रात का वक्त था। वैदेही को नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए उसने सामने बैठे लड़के से बातचीत करने की सोची। पर ये क्या, वो तो वैदेही पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की उसके सामने बैठी थी और वो किताब में घुसा हुआ था। कोई और होता तो ये चांस कभी मिस नहीं करता। वैदेही ने एक बार फिर कोशिश की और कहा, मेरा नाम वैदेही है और तुम्हारा? सत्या, उसने इस बार भी किताब में देखते हुए ही कहा। उसे देखकर लग रहा था कि इस वक्त उसके लिए उस किताब से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। वैदेही खिड़की के बाहर देखने लगी और ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। कुछ ही मिनट हुए कि वैदेही ने फिर कहा, पता नहीं वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े थे। तुम्हारे पास ऐसा कुछ होगा जो उन्हें तुमसे चाहिए और तुम उन्हें देना नहीं चाहती। इस बार उस लड़के ने किताब बंद करके अपनी गोद में रखकर कहा, पर मेरे पास ऐसा क्या है? वैदेही ने कहा। सत्या ने अपनी किताब उठाई और फिर से नजरें उस पर जमा ली। उसने वैदेही पर कोई ध्यान नहीं दिया। वैदेही ने बैग से फोन और ईयरफोन निकाला और गाने सुनने लगी।
अभी कुछ वक्त ही गुजरा होगा कि वैदेही जोर जोर से गाने भी लगी। सत्या को खींच होने लगी। वो खड़ा हुआ और वैदेही के कान से ईयरफोन निकाल कर कहा, तुम थोड़ी देर के लिए शांत नहीं रह सकती? सत्या के चेहरे पर गुस्सा देखकर वैदेही ने फोन वापस अपने बैग में रख लिया। सत्या का मूड ऑफ हो चुका था। उसने किताब बैग में रखी और खिड़की के बाहर देखने लगा। खिड़की से आती हवा से उसके बाल उड़कर बार बार उसके माथे पर आते और वो उन्हें अपने हाथ से वापस सही कर लेता। वैदेही ने देखा, गोरा रंग, भूरी छोटी छोटी उदास आंखें, सुर्ख होठ, बिखरे बाल, गले में एक बारीक चेन पहनी हुई जिसमें ब्लेड जैसा कुछ पहना हुआ था। हाथ में घड़ी पहनी हुई थी। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे जिसकी बाजुओं को उसने मोड़कर ऊपर चढ़ाया हुआ था। वो अपनी उदास आंखों से अपलक बाहर देखे जा रहा था। वैदेही की नजर उस पर जम सी गई। वो एकटक उसी को देखती रही। जैसे ही सत्या ने उसकी तरफ देखा वो बगले झांकने लगी और कुछ देर बाद उसने कहा, वैसे पुणे में कहाँ रहते हो तुम? सत्या ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खिड़की के बाहर देखता रहा। वो वैदेही की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, पर न जाने क्यों वैदेही फिर भी उससे बात करना चाह रही थी। उसने चुटकी बजाकर उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, ओ हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। क्या जब से भाव खाए जा रहे हो? आई नो तुमने मेरी मदद की, पर इतना भी क्या रूड होना। मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम हो के कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। वैदेही की बात सुनकर सत्या ने उसकी तरफ देखा, पर गुस्से के भाव देखकर वैदेही डर गई, लेकिन अपने डर को छुपाते हुए कहा, हाँ ठीक है, नहीं बात करनी तो मत करो, मुझे भी कोई शौक नहीं है। सत्या एक बार फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। वैदेही 24 साल की एक खूबसूरत लड़की थी जो कि अपने नाना के साथ मुंबई में रहती थी। उसे चुप बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे बहुत सारी बातें करना, घूमना, मस्ती करना पसंद था, पर आज इस ट्रेन में बैठकर उसे बहुत बोर फील हो रहा था। वो कुछ देर शांत बैठी रही और फिर सत्या की तरह एक पैर मोड़कर एक सीट से लगाकर बैठ गई। हाथ खिड़की से लगाकर उंगली मोड़कर होठों से लगा ली। साफ शब्दों में कहा जाए तो वो सत्या की नकल कर रही थी। तभी ट्रेन को झटका लगा और उसका सर खिड़की से जा लगा। वो अपना सर मसलने लगी, जिसे देखकर सत्या को हंसी आ गई। उसे हंसता देखकर वैदेही भी मुस्कुराने लगी और कहा, तुम हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो। फिर ये सड़ू सी शक्ल बनाकर क्यों बैठे हो? क्योंकि मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, सत्या ने कहा। वैदेही आलथी पालथी मारकर सीट पर बैठ गई और कहने लगी, पर मुझे तो है। वैसे मैं मुंबई से हूँ, पर पिछले 3 सालों से पुणे में ही रह रही हूँ। मेरा एक फाउंडेशन है जिसका नाम मैंने एंजल्स रखा है। कुछ लोगों के साथ मैं वही रहती हूँ। मुझे घूमना फिरना, नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है माया। उसके अलावा दोस्त बहुत है, पर अभी तक मुझे किसी से प्यार व्यार नहीं हुआ है। मेरे नाना मुंबई में ही रहते हैं। साल में एक बार उनसे मिलने जरूर जाती हूँ। जब 10 साल की थी तभी मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद नाना ने ही मेरी देखभाल और पढ़ाई करवाई। जाने से पहले पापा मेरे लिए बहुत सारा पैसा छोड़ कर गए। उन पैसों को किसी अच्छे काम में लगाऊं, ये सोचकर ही मैंने पुणे में एंजल्स फाउंडेशन खोला। वहाँ अभी 20 बच्चे हैं और अब वही मेरी फैमिली है। उनके साथ मैं बहुत खुश हूँ। सत्या चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और फिर सीट से अपना सिर टिकाकर खिड़की के बाहर देखने लगा। वैसे तुम कहाँ से हो? नाम थोड़ा अजीब है तुम्हारा। सत्या, जैसे कोई डॉन का नाम हो। ये कहकर वैदेही हंसने लगी। फिर खुद को संयत करके कहा, शादी हो गई तुम्हारी? वैसे तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम्हारी शादी हुई होगी। लड़कियों में तुम्हारा कोई खास इंटरेस्ट नहीं लगता है, पर दिखते तो अच्छे ही हो। कोई प्यार व्यार का चक्कर है? उसे मिस कर रहे होंगे ना सफर में। अरे बताओ बताओ, मुझसे क्या शर्माना। सत्या उसकी बातें सुनकर तंग आ चुका था। उसने पीछे से रिवॉल्वर निकाली और तेजी से उसकी गर्दन पर लगाकर कहा। सत्या ने क्या कहा होगा ये हम सुनेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको ये शो माई पॉकेट सेक्शन में जाकर आसानी से मिल जाए। इस ऑडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं इश्क एक जुनून, मेरे यानी श्रुति के साथ।
पॉकेट एफएम पर अब आप सुन रहे हैं इश्क एक जुनून, जो लिखी है संजना किरोड़ीवाल जी ने और आवाज दी है श्रुति राजू ने। इश्क एक जुनून। तो चलिए देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। सत्या उसकी बातें सुनकर तंग आ चुका था। उसने पीछे से रिवॉल्वर निकाली और तेजी से उसके गर्दन पर लगाकर कहा, अब अगर एक शब्द और कहा तो इस गन की 6 की 6 गोलियां तुम्हारे अंदर उतार दूंगा। वैदेही की घिग्गी बंद हो गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। सत्या उसके बहुत करीब था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़े सत्या की आंखों में देखे जा रही थी। सत्या ने गन हटाकर वापस अपने पीछे रख ली और चुपचाप आंखें बंद करके सर सीट से लगा लिया। वैदेही की बातों से वो बहुत अपसेट हो गया और एक बार फिर उसका अतीत उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो अतीत उसे 13 साल पीछे ले गया। 13 साल पहले तमिलनाडु का चेन्नई शहर। 13 साल पहले जो क्राइम के कारण दहशत में था और चेन्नई पर राज करने का सपना रखते थे 2 लोग, एक रघुवीर और दूसरा था बलराम। दोनों ने पूरे शहर में अपनी धाक जमा रखी थी। पूरा शहर इन दोनों के नाम से कांपता था। जहां ये दोनों अपने धंधे में पार्टनर थे, वहीं दोनों जिगरी दोस्त भी थे और पिछले कई सालों से एक दूसरे के साथ थे। एक के पास जिस्म की ताकत थी और दूसरे के पास दिमाग की, और इस तरह दोनों ने मिलकर चेन्नई में धंधा शुरू किया। किडनैपिंग, हफ्ता वसूली, हथियारों की स्मगलिंग, हर वो काम किया, वो काम जो लोगों में उनके नाम का डर पैदा करे। और ऐसा हुआ भी जल्द ही। सारे शहर में उन दोनों की हुकूमत थी। रघु और बलराम के अलावा एक शख्स और था जो चेन्नई पर अपना राज चाहता था। वो था विष्णु भाई। विष्णु कोलकाता से आया था। शुरू में उसने छोटी मोटी चोरियां और अपराध किए और फिर धीरे धीरे उसने अपने काले धंधों की जड़ें उस शहर में जमा ली। विष्णु ड्रग्स की स्मगलिंग करता था और साथ ही लोगों से भारी रकम लेकर मर्डर और किडनैपिंग भी करता था। उसे सिर्फ पैसों से प्यार था और पैसों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। विष्णु का एक खास आदमी था, मुन्ना। विष्णु के हर काम में वो उसका साथ देता था। विष्णु के हर काम को अंजाम भी वही देता था। पर रघु और बलराम के रहते विष्णु का चेन्नई पर राज करना जैसे एक सपना बनकर ही रह गया। उन दोनों को अलग करना इतना आसान नहीं था। विष्णु की लगातार कोशिशों के बाद भी वो उन दोनों का कुछ नहीं कर पाया। विष्णु अपना सारा काम मुन्ना को सौंपकर कुछ दिनों के लिए कोलकाता चला गया। रघु और बलराम के पारिवारिक संबंध भी थे। रघु के परिवार में उनकी पत्नी और 9 साल की बेटी थी जिसका नाम मधु था। वहीं बलराम के परिवार में भी उनकी पत्नी और 12 साल का बेटा था जिसे सब प्यार से बाबू बुलाते थे। बाबू और मधु दोनों एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दोनों का घर पास होने के कारण अक्सर दोनों एक साथ खेलते नजर आते थे। बाबू का एक दोस्त और था जिसका नाम था मुरली। मुरली, मधु और बाबू हमेशा तीनों साथ साथ घूमते और खेलते थे। जितना ज्यादा प्यार था, तीनों में झगड़ा भी उतना ही होता था। पर बाबू हमेशा मधु का ख्याल रखता था और मधु हमेशा उससे कहती थी कि वो बड़ी होकर उसी से शादी करेगी, जबकि उस वक्त दोनों शादी का मतलब भी नहीं जानते थे। रघु और बलराम जब भी बच्चों को साथ हंसते मुस्कुराते देखते थे तो उन्हें बहुत तसल्ली मिलती थी। एक शाम रघु ने अपने जन्मदिन पर बहुत बड़ी पार्टी रखी जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग शामिल थे। विष्णु भी आया था और एक कोने में खड़ा रघु और बलराम को खा जाने वाली निगाहों से देखे जा रहा था। मधु और बाबू अपने बाकी दोस्तों के साथ खेलने में लगे थे। रघु ने बलराम को अपने पास बुलाया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मेरे जन्मदिन के मौके पर तो मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाया। बोल तुझे क्या चाहिए, तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर है, बलराम ने कहा। जान नहीं, मुझे तेरा बेटा बाबू चाहिए, रघु ने मुस्कुराते हुए कहा। बलराम, मैं कुछ समझा नहीं। रघु, मैं चाहता हूँ तेरी मेरी ये दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाए। देख यार, जिस धंधे में हम दोनों हैं, उसमें कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। पर मैं नहीं चाहता
कि हमारे बाद हमारी औलाद भी इस डर और दहशत में जिए। मैं अपनी बेटी मधु की शादी तेरे बेटे बाबू से करना चाहता हूँ। बलराम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने रघु को गले लगाते हुए कहा, ये क्या कह दिया आज तुमने सही कहा कि हम दोनों इन बच्चों को कभी इस नर्क में नहीं आने देंगे। रघु ने उसी वक्त सबके सामने अपनी बेटी मधु और बलराम के बेटे बाबू की शादी का ऐलान कर दिया। सभी बहुत खुश थे, लेकिन विष्णु वहां से पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। बाहर मुन्ना उसका इंतजार कर रहा था। उसने विष्णु को देखते ही कहा, भाई आप कहो तो उन दोनों को इसी वक्त उड़ा दूं। नहीं मुन्ना, ये सही वक्त नहीं है। इस पार्टी में मौजूद लोगों को अगर पता चला तो वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। इन दोनों के काम तमाम का और कैसे करना है सोचना पड़ेगा। अभी यहाँ से चल। दोनों वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद बाबू एक तोहफा लेकर मधु के पास आया। मधु ने तोहफा खोलकर देखा तो उसमें दूल्हा दुल्हन बने एक गुड्डा और गुड़िया थे। मधु उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और मुस्कुराते हुए बाबू की तरफ देखा। ये तुम हो और ये मैं। बाबू ने उंगली से गुड्डे गुड्डी की तरफ इशारा करके कहा। मधु खिलखिलाकर हंसने लगी और फिर बाबू की तरफ अपना गाल बढ़ाकर कहा, तो फिर एक पप्पी दो ना। बाबू ने धीरे से उसके गाल को छुआ और वहाँ से चला गया। इधर विष्णु गुस्से और हार की आग में जल रहा था। उसे रघु और बलराम को अपने रास्ते से हटाना था और फिर एक दिन उसे मौका मिल ही गया और उसने रघु से मिलने की योजना बनाई। विष्णु ने रघु का बड़े प्यार से स्वागत किया और खूब सत्कार भी किया। रघु उसके नापाक इरादों से अनजान था और फिर विष्णु ने कहना शुरू किया, रघु, इस शहर में आए तुझे इतना समय हो गया, पर तूने क्या कमाया? चंद करोड़ रुपए बस। और मुझे देख, सिर्फ 5 सालों में मैं चेन्नई का सबसे रईस इंसान हूँ, सिर्फ अपने धंधे की वजह से। हथियारों की स्मगलिंग में आजकल पैसा कम और रिस्क ज्यादा है, वही ड्रग्स की स्मगलिंग में पैसा ही पैसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बलराम को छोड़ दे, पर तू चाहे तो अपना एक साइड बिजनेस मेरे साथ कर सकता है और अपने सपने पूरे कर सकता है। न जाने क्यों रघु को विष्णु की बात सही लगी, लेकिन फिर उसने मना करते हुए कहा कि वो बलराम को धोखा नहीं दे सकता। आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको ये शो माय पॉकेट सेक्शन में सुन रहे हैं इश्क एक जुनून, जो लिखी है संजना किरोड़ीवाल जी ने और आवाज दी है श्रुति राजू ने। इश्क एक जुनून। विष्णु ने अपना प्लान फेल होता देखकर अपनी बातों में मिठास घोलते हुए कहा, अरे रघु, तू ना बहुत भोला है। तेरे पास सिर्फ एक बेटी है और वो भी तूने बलराम को देने का फैसला कर लिया है। मेरा मतलब उसके घर की बहू बनाने का। उसके बाद तेरे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। और बलराम के बाद उसका बेटा है उसका धंधा संभालने के लिए, पर तेरे आगे पीछे कोई नहीं। और इसकी क्या गारंटी है कि वो बलराम का छोकरा तुझे अपने बाप जितनी अहमियत देगा? इसलिए कह रहा हूँ, मुझसे हाथ मिला ले। उसके बाद तू अकेला पूरे चेन्नई पर राज करेगा और तेरी आगे की जिंदगी ऐश में कटेगी। विष्णु की बात सुनकर रघु सोच में पड़ गया। उसे सोचते हुए देखकर विष्णु ने शराब का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, सोच मत रघु, अभी तेरे पास मौका है। इस मौके को हाथ से न जाने दे। रघु ने विष्णु से हाथ मिला लिया और वहां से चला गया। अगले दिन से रघु ने विष्णु के गैर कानूनी कामों में उसका साथ देना शुरू कर दिया। अब रघु मर्डर और ड्रग सप्लाई का धंधा भी करने लगा। बलराम से भी कटा कटा सा रहने लगा। एक दिन बलराम को रघु के दूसरे धंधों के बारे में पता चला तो वो गुस्से में रघु के ऑफिस पहुंचा। बलराम जैसे ही अंदर पहुंचा, विष्णु और मुन्ना को वहां देखकर गुस्से से आग बबूला हो उठा। बलराम को अचानक वहां देखकर रघु सकपका गया और फिर मुस्कुराते हुए बलराम की तरफ बढ़ा। वो कुछ कहता उसके पहले ही बलराम ने रघु के गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया और कहा, तू क्या सोचता है? तू जो कुछ भी कर रहा है मुझे पता नहीं चलेगा।
अरे पैसे की इस चकाचौंध ने तुझे अंधा बना दिया है रघु। तू नहीं जानता कि धंधे के नाम पर तो लोगों को मौत बेच रहा है। हमने साथ मिलकर इतने साल धंधा किया, लेकिन कभी किसी की जान नहीं ली, और तूने चंद रुपयों के लिए ये सब किया। थू है तुझ पे। इन लोगों की बातों में आकर तूने अपने धंधे के साथ गद्दारी की है रघु, और इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। बलराम वहां से चला गया। रघु गुस्से में वही खड़ा रहा। उसका गुस्सा देखकर विष्णु ने कहा, देखा, तुम्हारी तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई उससे तो कैसे बरस पड़ा तुम पर। अरे ऐसे दोस्त की क्या जरूरत जो तुम्हें ऊंचाइयां छूते ना देख पाए। देखना, अब तुम ही चेन्नई पर राज करोगे। विष्णु की बातों ने आग में घी का काम किया। रघु के दिल में बलराम के लिए नफरत का बीज बोकर विष्णु वहां से चला गया। धीरे धीरे रघु और बलराम में दूरियां बढ़ती गई। रघु के दिल में बलराम को लेकर नफरत भरती गई, और बलराम को हर वक्त अब दोस्त की चिंता खाए जाती थी। वो जानता था कि रघु एक ऐसे दलदल में फंस चुका है जिसमें से उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। महीनों निकल गए, लेकिन दोनों में दूरियां इतनी बढ़ चुकी थी कि बात करना तो दूर, दोनों एक दूसरे को देखते तक नहीं थे। विष्णु अपनी योजना पर बहुत खुश था। दोनों में फूट तो वो डाल ही चुका था। अब बारी थी दोनों को अपने रास्ते से हटाने की। अपनी योजना के मुताबिक उसने पुलिस को रघु के अड्डों की जानकारी दी और नाम बलराम का लगा दिया। रघु का धंधा खत्म होने लगा। एक शाम जब वो विष्णु के साथ बैठा तो कहने लगा, उस बलराम को मैंने हमेशा अपना भाई माना, लेकिन उसने क्या किया? उसने मेरे ही धंधे को खत्म कर दिया। आखिर वो मुझसे चाहता क्या है? क्या करूं मैं उसका? अपने रास्ते से हटा दो। विष्णु ने शराब का आखिरी बचा घूंट पीते हुए कहा, ये तू क्या कह रहा है? वो मेरा दोस्त है। रघु का नशा उतर चुका था। इस धंधे में कोई किसी का दोस्त या भाई नहीं होता। इतने दिनों में उसने एक बार भी तुझसे मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की। देख रघु, अगर तुझे इस धंधे में आगे बढ़ना है तो बलराम को रास्ते से हटाना होगा। विष्णु ने उसकी तरफ शराब का ग्लास बढ़ाते हुए कहा। एक बार फिर विष्णु की बातें रघु के दिमाग पर हावी हो गई और उसने कहा, उसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। विष्णु, वो सब तो मुझ पर छोड़ दे। उसे कब कैसे खत्म करना है मैं बताऊंगा। और फिर बैठकर दोनों शराब पीने लगे। 2 दिन बाद विष्णु के कहने पर रघु ने बलराम को फोन किया और फोन पर रोने के नाटक करते हुए बलराम से कहने लगा, बलराम, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू सही कहता था मेरे भाई। मैं पैसों की रोशनी में अंधा हो गया था, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे दोस्त, हो सके तो मुझे माफ कर देना। रघु की बात सुनकर बलराम का दिल पिघल गया। उसने रघु को उसी वक्त घर के पास वाले मंदिर में आने को कहा। रघु ने फोन रखा और एक तिरछी मुस्कान से विष्णु की तरफ देखने लगा। बलराम अपनी पत्नी और बेटे के साथ मंदिर आया था। वहीं उसे रघु की पत्नी और बेटी मिल गई। वे दोनों भी मंदिर दर्शन के लिए आई हुई थी। बलराम ने उन्हें रघु के आने की बात बताई। वे सभी वहां खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। आगे वाली गाड़ी से रघु उतरा और बलराम की तरफ बढ़ा। इतने दिनों बाद 2 दोस्त वापस मिल रहे थे। उसकी खुशी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। रघु ने आते ही बलराम को गले लगा लिया। बलराम की आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी बलराम की एक दर्द भरी आह निकली। उसे अपने पेट के दाईं तरफ भयंकर दर्द महसूस हुआ। उसने बड़ी मुश्किल से देखा, उसके पेट में खंजर अंदर तक घुसाया हुआ था। जिस हाथ में वो खंजर था, वो हाथ उसी के दोस्त रघु का था। वो कुछ कहता, इससे पहले ही खंजर एक बार फिर उसके पेट के आर पार हो गया। बलराम नीचे गिर पड़ा। उसकी पत्नी चिल्ला उठी। तभी गोले की आवाज माहौल में गूंज उठी और बलराम की पत्नी गिर पड़ी। गोली विष्णु ने चलाई थी। रघु ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उस गाड़ी में बैठाया और बाबू दौड़कर बलराम के पास आया। खून देखकर वो घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। रघु ने किसी को फोन लगाया और तुरंत वहां आने को कहा। बलराम की सांसें अभी भी चल रही थी, लेकिन वो अकेला बच्चा क्या करता। बलराम
बेटे का हाथ पकड़कर बड़ी मुश्किल से कहने लगा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारी माँ को बचा नहीं पाया। रघु इतना बुरा इंसान नहीं है। उसने जो कुछ भी किया उस विष्णु के बहकावे में आकर किया है। बेटा, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल चुकी है, लेकिन तू कभी इस रास्ते मत चलना बेटा। बलराम की सांसें उखड़ने लगी और देखते ही देखते वो दुनिया से चला गया। बाबू उसका हाथ थामे रोता रहा। उसे अपने पिता की कही कोई बात याद नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक नाम घूम रहा था और वो था विष्णु। आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको ये शो माई पॉकेट सेक्शन में जाकर आसानी से मिल जाए। इस ऑडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं इश्क एक जुनून, मेरे यानी श्रुति के साथ, जो लिखी है संजना किरोड़ीवाल जी ने और आवाज दी है श्रुति राजू ने। इश्क एक जुनून। बाबू ने पास पड़ा खंजर उठाया और सामने खड़े विष्णु पर फेंका। खंजर सीधा जाकर उसकी बाईं आंख के नीचे लगा। वो दर्द से चिल्ला पड़ा। एक बड़ा सा घाव उसकी आंखों के नीचे हो गया। चेहरा खून से सन चुका था। वो गुस्से में बाबू की तरफ बढ़ा ही था, तभी वहां पुलिस आ गई। पहले तो विष्णु घबरा गया, पर जब अपने आदमी को देखा तो शांत हो गया। वहां सब रघु से मिले हुए थे। रघु ने हाथ से इशारा किया। इंस्पेक्टर ने बाबू को बाल पकड़कर उठाया और घसीटते हुए जीप की तरफ बढ़ने लगा। मधु बाबू की तरफ भागी तो रघु ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वो रघु से पूछती रही, पापा, बाबू को कहाँ ले जा रहे हैं? पापा, अंकल आंटी को क्या हुआ? पापा, बाबू को रोको पापा, मुझे बाबू के पास जाना है। लेकिन रघु ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे ले जाकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाकर दरवाजा बंद कर दिया और खुद आगे की सीट पर बैठकर ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहा। गाड़ी चल पड़ी। मधु खिड़की से बाहर गर्दन निकालकर बाबू को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और दूसरी तरफ बाबू इंस्पेक्टर से छूटने के लिए छटपटा रहा था। अपनी आंखों से वो मधु को जाते हुए देखता रहा। वो उसे नहीं रोक पाया और धीरे धीरे वो गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। इंस्पेक्टर ने एक घूसा उसके मुंह पर मारा और उसके मुंह से खून बहने लगा। उसने उठाकर उसे गाड़ी में डाला और गाड़ी स्टार्ट करके पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ा दी। इंस्पेक्टर विष्णु का खास आदमी था। विष्णु के कहने पर उस रात उसने बाबू को बहुत मारा। एक 12 साल का बच्चा जब मार सह नहीं पाया तो बेहोश हो गया। अदालत में बाबू को अपने माता पिता की हत्या के लिए मुजरिम करार दिया गया और 12 साल के लिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। वो जैसे खामोश हो गया। बस सिर्फ 2 नाम याद रहे, विष्णु और मधु। रघु और उसका परिवार कहाँ गया कोई नहीं जानता था। वर्तमान। अचानक ट्रेन झटके से रुकी। सत्या की तंद्रा टूटी और उसने आंखें खोली तो देखा सामने वाली सीट पर वो लड़की नहीं थी। उसने देखा उसका सामान यही है, पर लड़की नरारद है। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे और ट्रेन किसी सुनसान रास्ते पर रुकी हुई थी। सत्या उठकर दरवाजे की तरफ गया और बाहर झांकने लगा। वहाँ आसपास कोई स्टेशन नहीं था। चांदनी रात में वो सब साफ देख पा रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई। सत्या ने ट्रेन में इधर उधर नजर दौड़ाई। सामने से उसे टीटी आता दिखा। सत्या ने उसे रोककर ट्रेन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आगे रेलवे ट्रैक टूटा पड़ा है, सही होने के बाद ही ट्रेन आगे बढ़ेगी। बारिश की बूंदें आकर सत्या के चेहरे को भिगाने लगी। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ गई। कुछ ही दूर सामने मैदान में खड़ी वैदेही जोर जोर से आसमान की तरफ देखकर आई लव यू कहकर चिल्ला रही थी। सत्या उसे देखने लगा। वो बारिश में भीग रही थी। ट्रेन के कुछ लोग बैठे बैठे उग रहे थे और कुछ लड़के भीगती वैदेही पर नजरें गड़ाए थे। पर उसे देखकर सत्या को न जाने क्या हुआ। वो उसे देखता गया, पर वैदेही की जगह उसे बचपन की मधु नजर आ रही थी। वो भी बारिश होने पर ऐसी ही खुश होकर नाचने लगती थी। बारिश रुक चुकी थी, पर सत्या अब भी एकटक वैदेही को निहार रहा था। भीगी हुई वैदेही ट्रेन के दरवाजे की तरफ आई
और अपना हाथ सत्या के सामने हिलाते हुए कहा, ओ मिस्टर, अपना हाथ दो। सत्या उसे अपने सामने देखकर चौंक गया और फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसे ट्रेन में चढ़ा लिया। वैदेही ने उसे थैंक्स कहा और वहीं खड़ी होकर उसे देखने लगी। सत्या ने देखा भीग जाने के कारण उसके कपड़े उसके जिस्म से चिपक गए हैं। सत्या ने नजरें दूसरी तरफ घुमा ली और गेट के बाहर झांकने लगा। ठंड का असर था और बोरियत भी महसूस हो रही थी। यही सोचकर सत्या ने जेब से सिगरेट निकाली और मुंह में रखकर लाइटर से जलाने लगा। सिगरेट जलाकर उसने लाइटर वापस जेब में रख लिया, लेकिन वो पी पाता उससे पहले ही वैदेही ने उसके मुंह से सिगरेट निकालकर बाहर फेंकते हुए कहा, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सत्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरने लगा। तभी ट्रेन को झटका लगा और वो वैदेही के करीब आ गया। उसका एक हाथ वैदेही के कमर पर था और दूसरा ट्रेन के गेट पर। वैदेही तो बस आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। उसकी सांसों की गर्मी सत्या की ठंडी सांसों से टकरा रही थी। दोनों के होठों में सिर्फ 1 इंच का फासला था। रात के सन्नाटे में दोनों की धड़कनों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। सत्या को कुछ याद आया और वो एकदम से उससे दूर हो गया, लेकिन उसके गले में पहनी चेन का सिरा वैदेही के चेन से उलझ गया और ना चाहते हुए भी दोनों एक बार फिर एक दूसरे के करीब थे। वैदेही तो चाहती थी कि वो हमेशा उसके इतना ही करीब रहे। सत्या ने अपनी चेन का सिरा निकाला और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। वैदेही वहीं खड़ी मुस्कुराने लगी। एक अनजाना एहसास उसके दिल को छू गया। ट्रेन चल पड़ी। बाथरूम में जाकर उसने कपड़े चेंज किए और आकर अपनी सीट पर बैठ गई। बार बार उसकी नजर सत्या के चेहरे पर चली जाती। वो खुली आंखों से ख्वाब देखने लगी। अपनी और सत्या की शादी, उसके बाद बच्चे, अपने छोटे से परिवार के साथ वो ट्रेन में सफर कर रही है। उसे अपनी ओर घूरता पाकर सत्या वहां से उठकर वापस गेट की तरफ चला गया और वैदेही सीट पर लेट गई। ट्रेन अपनी गति से चली जा रही थी। तभी सत्या का फोन बजा। सत्या ने फोन उठाया। भाई, मैं पुणे स्टेशन पर हूँ, आप अभी तक आए नहीं? दूसरी तरफ से किसी ने कहा। ट्रेन देरी से आई तो मैं देर से पहुंचूंगा। उसका कुछ पता चला? नहीं भाई, 2 दिन से आपके काम में लगा हूँ, पर अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन एक खास बात पता चली है। वो क्या? भाई, जिसे आप ढूंढ रहे हो वो इसी शहर में है, पर कहाँ है ये कोई नहीं जानता। सबके बीच रहकर भी वो अपने गैर कानूनी धंधे चला रहा है। उसका एक खास आदमी है, सिर्फ वो जानता है कि वो कहाँ है, लेकिन उसका भी कोई अता पता नहीं है। वो जहाँ कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वो ज्यादा दिन मुझसे छुप नहीं सकता। पुणे में जितने भी ड्रग डीलर्स हैं, उनका पता लगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है भाई, कहकर उसने फोन काट दिया। सत्या ने फोन जेब में रखा। गुस्से और नफरत के भाव उसके चेहरे पर आ गए। उसने अपना हाथ ट्रेन की दीवार पर जोर से दे मारा और कहा, तेरी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। तू जहां कहीं भी है, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। वो वहीं खड़ा गेट से बाहर शून्य में ताकता रहा। कुछ देर बाद वापस अपनी सीट की तरफ लौट आया। उसकी नजर सामने की सीट पर पड़ी। अपना बैग सर के नीचे लगाए वो सिकुड़कर सीट पर लेटी थी। भीगने की वजह से शायद उसे ठंड लग रही थी। सत्या ने पास पड़ा जैकेट उठाया और उसे ओढ़ा दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। जैकेट ओढ़ाने से उसे शायद ठंड से थोड़ी राहत मिली। वैदेही के चेहरे पर सुकून के भाव थे। सत्या ने भी अपना सर सीट पर लगाया और आंखें मूंद ली। ट्रेन अपनी गति से चली जा रही थी। आगे इस कहानी में क्या होगा, ये जानने के लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको ये शो माई पॉकेट सेक्शन में जाकर आसानी से मिल जाए। इस ऑडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं इश्क एक जुनून, मेरे यानी श्रुति के साथ। वो ऑफिस के काम में बिजी होने के कारण कभी कभी ही आ पाती थी। राघव दौड़कर वैदेही के पास आया और उसे इशारों में कुछ कहा, तो वैदेही ने मुस्कुराकर उसके गाल पर किस किया और इशारों में उससे कहा, मिस यू टू। दद्दू नाश्ता ले आए और फिर सब नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने कामों में लग गए। वैदेही जाकर अपने कैबिन में बैठ गई
और कुछ फाइलें देखने लगी। वैदेही बैठकर फाइलें देख ही रही थी, तभी अमित वहां आया और वैदेही की तरफ एक फाइल बढ़ाकर कहा, वैदेही, इसमें पिछले महीने का हिसाब किताब है, तुम देख लो। तुमने देख लिया ना? वैदेही ने दूसरी फाइलों में देखते हुए पूछा। हाँ, मैंने देख लिया है, पर एक बार तुम देख लो ना, कितना खर्चा हुआ है। अमित ने सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वैदेही ने हाथ में पकड़ी फाइल साइड में रखी और अमित की तरफ देखकर कहा, अमित, तुम मेरे दोस्त हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है। तुमने देख लिया ना, काफी है। अच्छा बाबा, ठीक है, ये बताओ इतने दिन थी कहाँ तुम? अमित ने पूछा। वैदेही, नासिक गई थी नाना के पास, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने बुला लिया। अमित, अब कैसी तबीयत है उनकी? वैदेही, अब ठीक है वो। अच्छा अमित सुनो, मुझे कुछ सामान चाहिए था, तुम ले आओगे? अमित, मैंने तुमसे कभी ना कहा है, बताओ क्या लाना है। वैदेही अमित को सामान की लिस्ट देती है और फिर अमित वहां से चला जाता है। वैदेही फिर अपनी फाइलों को देखने में लग जाती है। देखते देखते सत्या का चेहरा उस फाइल में दिखाई देने लगता है और वो मुस्कुराने लगती है। उधर से गुजर रही माया की नजर मुस्कुराती वैदेही पर पड़ती है तो वो अंदर आकर उसके सामने रखी चेयर पर बैठते हुए कहती है, क्या बात है, अकेले अकेले बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। माया को अपने सामने देखकर वैदेही चौंक गई और पूछा, तू कब आई? जब तू किसी बात को सोचकर मुस्कुरा रही थी ना, तब। अब बता क्या हुआ? माया ने हंसते हुए कहा, अरे ये पूछ क्या नहीं हुआ। कल रात ट्रेन में एक लड़का मिला, क्या आंखें थी उसकी, कतई जहर। उसके बाल, उसकी आवाज, उसका चलना, उसका देखना, उफ, मैं तो फ्लैट ही हो गई यार। वैदेही ने अपनी सीट से उठते हुए कहा, जिसके पीछे लड़के लट्टू हुए घूमते हैं वो मैडम किसी पर फ्लैट हो गई? इम्पॉसिबल। ऐसा लड़का जो तुझे पसंद आए इस दुनिया में तो शायद ही मिलेगा, माया ने मुंह बनाते हुए कहा। वैदेही, अरे कसम से, पहले तो मुझे भी लगा कि बहुत एटीट्यूड है उसमें, पर बाद में पता नहीं क्यों वो अच्छा लगने लगा। माया, चलो तुम्हें कोई पसंद तो आया, वैसे नाम क्या है उसका? सत्या। वैदेही ख्यालों में खोई अब भी ब्लश कर रही थी। क्या? सत्या? कितना टपोरी टाइप नाम है यार, माया ने चौंकते हुए कहा। अच्छा नाम है। वैदेही सत्या, मिसेस सत्या। आह, कितना अच्छा तो है, वैदेही ने फिर कहा। ओ हेलो हेलो हेलो, क्या मिसेस, तू उससे एक बार मिली है और तूने शादी का भी सोच लिया? ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ शहजादी, माया ने कहा। आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको ये शो माई पॉकेट सेक्शन में जाकर आसानी से मिल जाए। इस ऑडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं इश्क एक जुनून, मेरे यानी श्रुति के साथ। पॉकेट एफएम पर अब आप सुन रहे हैं इश्क एक जुनून, मेरे यानी श्रुति के साथ। तो चलिए देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। वैदेही ने पेन को मुंह में रखा और सिगरेट पीने की एक्टिंग करने लगी। उसे देखकर माया ने अपना सर पीट लिया और कहा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ये बता, कहाँ से है, क्या करता है और फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसका? वैदेही, पता नहीं। माया, वाह, पता नहीं और प्यार भी हो गया? वैदेही, हाँ तो प्यार क्या इंटरव्यू लेकर होता है? ये तो जब होना है हो जाता है, और मुझे भी हो गया। उसकी आंखों में देखो ना तो बहुत कुछ नजर आता है, दिल करता है डूब जाऊं उसकी आंखों में। अच्छा है, तुम शौक से डूबो, मैं चलती हूँ बच्चों की क्लास में, माया ने उठते हुए कहा और वहां से चली गई। वैदेही भी ऑफिस से निकलकर बाहर आकर बरामदे में बैठ गई। शाम को अमित ने वैदेही को उसका सामान लाकर दिया। वैदेही सामान लेकर अपने कमरे में चली गई। तभी उसे एक फोन आया जिससे वो खुशी से उछलने लगी। वो दौड़ती हुई नीचे आई और सबको इकट्ठा कर लिया।
सभी उसकी खुशी देखकर बेसब्री से उसके बोलने का इंतजार करने लगे। वैदेही ने सबको बताया कि अगले सप्ताह पुणे में होने वाले स्टेट लेवल पेंटिंग कंपटीशन में राघव की बनाई पेंटिंग्स को सिलेक्ट किया है और राघव सीधा फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल प्रतियोगिता एक सप्ताह बाद पुणे में ही होगी। वैदेही की बातें सुनकर सबका चेहरा खुशी से खिल उठा। कोने में खड़ा राघव मासूमियत से सबको देख रहा था। वैदेही की आंखों में आंसू आ गए। उसने राघव को अपने पास बुलाया और उसे इशारों में समझाया कि उसकी पेंटिंग्स सबने बहुत पसंद की है। राघव खुशी से वैदेही के गले लग गया। सब उस रात बहुत खुश थे और सब अगले सप्ताह होने वाले फाइनल का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ सत्या जिस शख्स का पता लगाने पुणे आया था वो उसे मिल नहीं रहा था। ना ही उसके बारे में कोई जानकारी मिली। उसने पुणे में हर जगह ढूंढा पर वो उसे नहीं मिला और इसी के चलते उसकी न जाने कितने ही दुश्मन बन गए। उसने कई ड्रग डीलर्स का धंधा ठप कर दिया था। एक शाम सत्या किसी कॉफी शॉप में बैठा किसी के आने का इंतजार कर रहा था। वैदेही भी उसी शॉप में गई। जैसे ही उसकी नजर सत्या पर पड़ी वो जाकर उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाय, पहचाना? मैं वैदेही। नासिक, ट्रेन, जैकेट, अरे हम ट्रेन में मिले थे। सत्या ने वैदेही की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। अपनी कॉफी पीता रहा। वैदेही ने कहा, अकेले अकेले पी रहे हो? वेटर, एक कॉफी और लाना, कहकर सत्या फिर चुपचाप अपनी कॉफी पीने लगा। कुछ देर में वेटर कॉफी ले आया। वैदेही ने कॉफी उठाया और सत्या की तरफ देखते हुए पीने लगी। कॉफी खत्म होते ही सत्या ने कहा, कॉफी पी ली? अभी जाओ यहां से, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैदेही ने कप को साइड में रखते हुए कहा, कहो। सत्या ने वैदेही की तरफ बिना देखे हुए कहा। वो अभी तक किसी के आने का इंतजार कर रहा था। वो मैं आपसे वो मुझे ये कहना था कि वैदेही अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही एक गोली तेजी से वैदेही के चेहरे के बिल्कुल सामने से निकलती हुई सामने के शीशे पर जा लगी। वैदेही के होश फाख्ता हो गए। सत्या ने तेजी से दूसरी तरफ देखा। सामने वो शख्स हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। वो दोबारा गोली चलाता इससे पहले ही सत्या ने वैदेही का हाथ पकड़ा और वहां से तेजी से बाहर निकल गया। पर वो ये नहीं जानता था कि असली खतरा तो बाहर है। जैसे ही सत्या बाहर आया, गोलियां चलने लगी। कुछ 8-10 लोग बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। सत्या वैदेही का हाथ पकड़कर तेजी से भागने लगा। वो लोग भी उन दोनों का पीछा करने लगे। भागते हुए सत्या एक संकरी गली में मुड़ गया, जिसे पीछा करने वाले इधर उधर हो गए, लेकिन 2 लोग फिर उनके पीछे लग गए। वैदेही बहुत घबराई हुई थी कि अचानक एक शख्स उन दोनों के सामने आ गया। सत्या ने वैदेही का हाथ छोड़कर उसे अपने पीछे किया और उछलकर एक घुसा सामने खड़े आदमी के मुंह पर मारा। वो नीचे गिरकर धूल चाटने लगा। सत्या ने एक बार फिर वैदेही का हाथ पकड़ा और भागने लगा। भागते हुए दोनों सड़क पर आ गए कि तभी पीछे से किसी ने गोली चला दी और गोली सीधा आकर सत्या के हाथ पर लगी। वो दर्द से तड़पने लगा। वैदेही ने उसके हाथ से खून निकलता देखा तो घबरा गई। सत्या नीचे झुका और पत्थर का टुकड़ा उठाकर तेजी से फेंका। पत्थर जाकर सीधा उसके मुंह पर लगा और वो आदमी गिर पड़ा। सत्या ने सामने से आती ऑटो को रोका और वैदेही से बैठने को कहा। वैदेही ने सत्या से कहा, लेकिन तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। मैंने कहा जाओ यहाँ से, सत्या ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। तो वैदेही डर कर अंदर बैठ गई। सत्या ने रिक्शा वाले से जाने का इशारा किया। रिक्शा वहां से चला गया। वैदेही पलटकर सत्या को देखती रही। सत्या ने जेब से रुमाल निकाला और अपने जख्म पर बांध लिया और उस आदमी की तरफ बढ़ा। वो अभी भी जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। सत्या उसके पास आकर रुका और अपने पीछे से गन निकालकर उसके सीने में गोली दाग दी। वो आदमी वही ढेर हो गया। सत्या वहां से सीधा अपने कमरे पर आ गया। उसके दोस्त ने देखा तो डॉक्टर के पास चलने की बात कहने लगा, पर सत्या ने मना कर दिया और गर्म चाकू से खुद ही गोली निकाल दी। दर्द उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। वो वहीं जमीन पर लेट गया
और उसकी आंख लग गई। इधर वैदेही बदहवास से घर आई। उसने किसी से बात नहीं किया, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात में मुश्किल से उसकी आंख लगी, लेकिन शाम को घटी घटना उसकी आंखों के सामने घूम गई और जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर माया, अमित और ददू दौड़े आए, लेकिन वैदेही ने बुरा सपना देखा कहकर सबको वापस भेज दिया। उसके बाद उसे नींद ही नहीं आई। वो सारी रात करवटें बदलती रही। आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको ये शो माई पॉकेट सेक्शन में जाकर आसानी से मिल जाए। इस ऑडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं इश्क एक जुनून, मेरे यानी श्रुति के साथ, जो लिखी है संजना किरोड़ीवाल जी ने और आवाज दी है श्रुति राजू ने। तो चलिए देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। अगले दिन माया ने उसे बताया कि उसकी शादी तय हो गई है और घर वाले चाहते हैं कि वो अब कुछ दिन उनके साथ रहे। सबने उस दिन माया की शादी तय होने की खुशी में पार्टी रखी और फिर शाम को माया सबको अलविदा कहकर वहाँ से चली गई। वैदेही थोड़ा उदास हो गई, क्योंकि माया ही थी जिसे वो अपने दिल की बातें किया करती थी। पर माया के जाने से अमित खुश था। अब उसे वैदेही के करीब आने का मौका मिल जाएगा। धीरे धीरे वो दिन भी नजदीक आ गया जब राघव का पेंटिंग कंपटीशन था। वैदेही, राघव और अमित कंपटीशन वाली जगह पहुंचे। वहाँ बहुत बड़े हॉल में सभी प्रत्याशी और उनके साथ आए लोग जमा थे। कंपटीशन में 10 लोग फाइनल में थे। राघव इनमें सबसे कम उम्र का था, इसलिए वो अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा रहा था। पर अमित और वैदेही ने उसे दिलासा दिया। कंपटीशन का निर्णय करने शहर के बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। इनमें से सबसे खास कोई था तो वो था पुणे का सबसे चर्चित नाम वैष्णव अन्ना। वैष्णव 40 साल का हट्टा कट्टा एक अच्छी खासी पर्सनालिटी का आदमी था, जो कि अपनी उम्र से बहुत कम उम्र का लगता था। ये कहाँ से आया कोई नहीं जानता था, पर पिछले 10 सालों से ये पुणे में ही था, जहाँ इसने पूरे शहर में अपना अच्छा खासा धंधा जमा लिया था। बड़े बड़े नेता, राजनेता, बिजनेसमैन इसके आगे सलाम ठोकते थे। वैष्णव की ताकत थी उसका पैसा और उसकी कमजोरी थी औरत। कंपटीशन शुरू हुआ। सभी प्रतिभागी अपना अपना हुनर दिखाने लगे। तय समय में सबकी पेंटिंग कंप्लीट हो गई। सभी तस्वीरों को एक लाइन में उनके प्रतिभागी के साथ लगाया गया और जज द्वारा उनका निरीक्षण किया जाने लगा। सबने एक से बढ़कर तस्वीरें बनाई थी। अंतिम निर्णय वैष्णव को लेना था। वो एक एक करके सभी पेंटिंग्स के सामने से गुजरने लगा, लेकिन आखिरी पेंटिंग देखकर उसकी नजरें उसी पर रुक गई। वो किसी हंसती हुई लड़की की पेंटिंग थी। झील सी गहरी आंखें, पतली लंबी नाक, सुराही सी गर्दन, सुडौल वक्ष, लंबे नाजुक हाथ, बड़े बड़े लंबे खुले बाल जो कमर तक लहरा रहे थे। वैष्णव अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया। उसने सामने नजर डाली। एक 10-12 साल का बच्चा उस पेंटिंग के साथ खड़ा था। वो कोई और नहीं, राघव ही था। वैष्णव ने जब इशारों में पूछा कि इस तस्वीर में जो है वो कौन है, तो राघव ने दूर खड़ी वैदेही की तरफ इशारा कर दिया, जो अमित से बात करते हुए किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। वैष्णव ने देखा तो बस देखता ही रह गया। वो मुस्कुराते हुए स्टेज पर आया और विनर की घोषणा करते हुए राघव की पेंटिंग को सबसे खूबसूरत बताया। राघव बहुत खुश हो गया। सभी देखना चाहते थे कि आखिर राघव ने ऐसा क्या बनाया जिससे फर्स्ट प्राइज जीता है। सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और फिर स्टेज पर राघव की बनाई पेंटिंग लाई गई, जिसे देखकर सब चौंक गए। एक बच्चे ने इतनी बारीकी से इस तस्वीर को बनाया कि बड़े बड़े पेंटर भी अपने घुटने टेक दें। वहाँ मौजूद सब लोग राघव की तारीफ करने लगे थे, पर वैदेही ने जब देखा कि राघव ने उसकी तस्वीर बनाई है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। राघव और वैदेही को स्टेज पर बुलाया गया और फिर राघव को बड़ी सी ट्रॉफी और 1 लाख का चेक दिया गया। राघव ने वो लेकर इशारों में सबको थैंक यू कहा।
सब उसके लिए बहुत सारी तालियां बजाई। वैदेही ने स्टेज पर खड़े राघव से इशारे में पूछा कि उसने उसकी तस्वीर कैसे बनाई, उसे इतना सब याद कैसे रहा। तो राघव ने इशारे से बताया कि वो उससे प्यार करता है, इसलिए उसे वैदेही का चेहरा याद था। भावुक होकर वैदेही राघव को गले लगा लेती है। स्टेज पर मौजूद वैष्णव की नजरें वैदेही पर जम सी जाती है और फिर वो सबके सामने राघव की बनाई पेंटिंग 2 लाख रुपए में खरीदने की घोषणा करता है और 2 लाख का चेक वैदेही के हाथ में थमा देता है। वैदेही हाथ मिलाकर उन्हें थैंक यू कहती है और राघव अमित के साथ वहां से निकल जाती है। वैष्णव उस पेंटिंग को लेकर घर आता है और उसे अपने कमरे की दीवार पर लगा लेता है। घंटों वो वैदेही की तस्वीर को देखता रहता है और फिर अगले दिन अपने आदमी से वैदेही के बारे में पता लगाने को कहता है। एंजल्स होम में राघव के लिए सभी बहुत खुश थे। आज इतने सालों में राघव पहली बार सबके साथ मिलकर हंस रहा था, खेल रहा था। उस रात सब देर तक एक दूसरे के साथ खुशी बांटते रहे। अगली सुबह वैदेही बैंक के किसी जरूरी काम से घर से निकल गई। अमित ने साथ चलने को कहा, लेकिन वैदेही ने कहा उसे मार्केट में और भी काम है और वो वहाँ से निकल गई। सड़क पर आकर उसने ऑटो वाले से बैंक चलने को कहा और अंदर बैठ गई। ऑटो वाला आगे बढ़ गया। आगे ट्रैफिक के रेड सिग्नल की वजह से ऑटो वाला रुक गया। वैदेही ने घड़ी देखी, उसे देर हो रही थी। उसने जैसे ही दाईं तरफ देखा, उसका मुंह खुला रह गया। दाईं तरफ गाड़ी में ड्राइवर सीट पर सत्या बैठा था। वैदेही ने उसे देखते ही कहा, हाय। सत्या ने देखा और वापस सामने देखकर ट्रैफिक के क्लियर होने का इंतजार करने लगा। लेकिन सत्या के बाजू में बैठा उसके दोस्त ने वैदेही के हाय का जवाब दे दिया। वैदेही मुस्कुराकर रह गई। सिग्नल पर हरी बत्ती हो चुकी थी। वैदेही कुछ कहती, उसके पहले ही सत्या वहाँ से निकल गया। वैदेही बैंक पहुंची। बैंक में भी भीड़ होने के कारण उसे काफी समय लग गया। वहाँ से वो सीधा मार्केट चली गई। मार्केट में घूमते हुए उसे फिर से सत्या मिल गया। वो दौड़कर उसके पास गई और फिर उसके साथ साथ चलने लगी। उसे देखकर सत्या ने अपने आप से कहा, ये फिर से आ गई। ए सत्या, सुनो तो सही, जब से तुमसे मिली हूँ हर जगह बस तुम ही तुम नजर आते हो। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हर जगह तुम ही नजर आते हो। तुमसे मिलने का मन करता है, तुमसे बात करने का मन करता है, तुम्हें प्यार भरे मैसेज भेजने का मन करता है, पर मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं है। वैदेही नॉन स्टॉप बोले जाती है और सत्या चुपचाप तेजी से कदम बढ़ाए आगे जाता है। सत्या को चुप देखकर वैदेही अचानक से उसके सामने आ जाती है और कहती है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है सत्या, आई लव यू। ठीक है, सत्या वैदेही की तरफ देखे बिना कहता है। ठीक है? क्या ठीक है? मैंने तुमसे आई लव यू कहा तो बदले में तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए। सत्या ने देखा सभी लोग वैदेही और उसकी तरफ देखे जा रहे हैं। उसे चुप देखकर वैदेही ने फिर कहा, बोलो क्या हुआ? एक लड़की जब आई लव यू कहे तो जवाब में क्या कहना होता है ये भी नहीं पता तुम्हें? वैसे भी मेरे सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। क्यों, डर गए क्या तुम? सत्या ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़कर वैदेही के चेहरे को अपने हाथों में थमाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। कुछ देर वैसे ही रहा और फिर उसे खुद से दूर करके कहा, अगली बार मेरे आस पास भी दिखी ना तो हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगा। सत्या वहां से चला गया, लेकिन वैदेही वही खड़ी उसे जाते हुए देखती रही और फिर खुद से कहा, शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। देखना, एक दिन तुम खुद मुझे ढूंढते हुए आओगे। उधर सत्या को खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों उसने वैदेही को किस किया? आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको ये शो माई पॉकेट सेक्शन में जाकर आसानी से मिल जाए। इस ऑडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं इश्क एक जुनून, मेरे यानी श्रुति के साथ। हेलो, पॉकेट एफएम में आपका स्वागत है। मैं श्रुति आपको सुना रही हूँ इश्क एक जुनून। तो चलिए देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है।
वैष्णव की बातें सुनकर वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। वैष्णव, वैदेही जी, बिजनेस करके मैंने बहुत रुपया कमाया है, लेकिन सुकून नहीं कमा सका। आपके साथ मिलकर इन बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ। अपनी कमाई का एक हिस्सा अगर मैं इन लोगों की भलाई में लगा पाया तो मैं खुद को आपका आभारी समझूंगा। वैदेही, सर, आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा सोचते हैं। आप चाहें तो हमारा फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। वैष्णव, जी हाँ बिल्कुल, बताइए इसके लिए मुझे क्या करना होगा। आप ये फॉर्म भर दीजिए। वैदेही ने फॉर्म वैष्णव की तरफ बढ़ाते हुए कहा। वैष्णव ने फॉर्म भरकर वैदेही को दे दिया। वैदेही ने फॉर्म फाइल में लगा दिया और फिर वैष्णव को एंजल्स होम दिखाने लगी। वैष्णव उसके साथ चल रहा था। वैदेही के बालों से आती खुशबू जैसे उसे मदहोश किए जा रही थी। वैदेही ने वैष्णव को सबसे मिलवाया और फिर एक रिबन से बना फूल वैष्णव के कोट पर लगा दिया। वैष्णव बस एक टक उसे घूरे जा रहा था। जाते हुए वैदेही ने वैष्णव से हाथ मिलाया और फिर अंदर चली गई। वैष्णव अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला गया, लेकिन उसके बाद वो हर 1-2 दिन में वहाँ आने लगा और बच्चों के साथ साथ वैदेही के लिए भी तोहफे ले आता। सभी वैष्णव को पसंद करते थे, पर अमित को वैष्णव का वैदेही के करीब आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इधर अमित के फीलिंग्स से अनजान वैदेही दिन रात बस सत्या के ख्यालों में खोई रहती थी। सत्या कभी कभार उसे रास्ते में मिल भी जाता तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और इग्नोर करके निकल जाता, पर वैदेही न जाने क्यों फिर भी सत्या को चाहती थी। एक शाम सत्या को कहीं से खबर मिली और वो सीधा नाइट बार जा पहुंचा। वहाँ बैठकर वो किसी का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो आया, सत्या सीधा उसकी तरफ लपका, लेकिन सत्या उससे कुछ पूछ पाता इससे पहले ही उस आदमी को शक हो गया और वो वहाँ से भागने लगा। आगे आगे वो आदमी दौड़े जा रहा था, पीछे सत्या। रात का वक्त, सड़कों पर गाड़ियों के जमघट के बीच दोनों भागे जा रहे थे। गुस्से में सत्या का चेहरा और खतरनाक लग रहा था। वो और तेजी से दौड़ने लगा, तभी आगे भाग रहा आदमी उलझकर गिर पड़ा। सत्या ने कॉलर पकड़कर उसे उठाया और घसीटता हुआ साइड में लेकर गया और एक घूसा उसके मुंह पर मारा और फिर उसे इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। सत्या गुस्से में इधर उधर देखने लगा तो उस आदमी ने मुश्किल से कहा, क्यों मार रहा है मुझे? चाहता क्या है तू? मुन्ना कहाँ है? सत्या ने अपने दांत पिसते हुए कहा। मैं किसी मुन्ना को नहीं जानता। आदमी की आंखों में डर के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। सत्या ने गन निकाली और उसकी कनपट्टी पर लगाकर कहा, देख, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सच सच बता, मुन्ना कहाँ है? बताता हूँ, मुझे मारना मत, आदमी ने डरते हुए कहा। सत्या ने गन हटा ली तो वो कहने लगा, मैं सच में नहीं जानता मुन्ना कहाँ है। मैं सिर्फ उसके लिए काम करता हूँ। मैंने आज तक उसे ना देखा है ना कभी मिला हूँ। उसका खास आदमी खालिद ही मुझसे माल की डील करता है। वो तुम्हें मुन्ना तक पहुंचा सकता है। खालिद कहाँ मिलेगा? सत्या ने गुस्से में पूछा। वो कहाँ है मैं नहीं जानता, पर 10 दिन बाद वो माल की डिलीवरी देने जरूर आएगा। उसी बार से 2 किलोमीटर दूर मेरा घर है, वहाँ वो तुम्हें मिल जाएगा, आदमी ने दर्द से कराहते हुए कहा। सत्या वहां से उठकर जाने लगा तो उस आदमी ने पीछे से तड़प कर कहा, पर तू है कौन? सत्या चलते हुए कहा और हाथ पीछे करके गोली चला दी। गोली सीधा जाकर उस आदमी के सीने में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। चलते हुए सत्या अंधेरे में गुम हो गया। सत्या का दोस्त कुमार उसका इंतजार कर रहा था। सत्या को गुस्से में देख वो सहम गया। अगले दिन सत्या पूरे दिन कमरे में ही लेटा रहा। उसने कुमार को खाना लाने बाहर भेजा और खुद आंख बंद करके लेट गया। कुमार रेस्टोरेंट पहुंचा और खाना पैक करवाने लगा। तभी उसकी नजर वैदेही पर पड़ी। वो सामने बैठी उसे ही घूर रही थी। कुमार ने वहां से निकलने में ही भलाई समझी और जैसे ही वो वहां से निकला, वैदेही ने उसे रोक लिया।
कुमार के पूछने पर उसने सत्या का नंबर और एड्रेस मांगा, पर कुमार ने मना कर दिया। वैदेही उससे बार बार रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन कुमार नहीं माना। तो वैदेही ने बताया कि कल उसका जन्मदिन है और वो चाहती है कि सत्या भी उसके जन्मदिन पर आए, और बस इसलिए वो खुद सत्या को इनवाइट करना चाहती थी। अच्छा ठीक है, आज शाम तुम इस जगह आ जाना, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा, कहकर कुमार मुस्कुरा दिया और वैदेही खुश होकर वहां से चली गई। कुमार भी आगे बढ़ गया। वो जानता था कि वैदेही सत्या से बहुत प्यार करती है, पर उसे डर था कहीं सत्या उसका दिल न तोड़ दे। कुमार खाना लेकर पहुंचा। दोनों ने खाना खाया और फिर सत्या किसी से फोन पर बात करते हुए बाहर चला गया। शाम को वैदेही कुमार के बताए एड्रेस पर पहुंची। कुमार उसे पहले ही मिल गया। वैदेही ने कुमार से सत्या के बारे में पूछा तो कुमार ने दूर खड़े सत्या की तरफ उंगली से इशारा कर दिया। सत्या किसी से फोन पर बात कर रहा था। वैदेही उसके पास आई। वैदेही को वहां देखकर सत्या चौंक गया और फोन जेब में रखकर वहां से जाने लगा। वैदेही ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया तो सत्या को गुस्सा आ गया। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, तुम्हें एक बार बोलने से कुछ समझ नहीं आता क्या? बार बार क्यों इस तरह तुम मेरे सामने चली आती हो? मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब जाओ यहाँ से। सत्या चिल्ला उठा, पर मैं तो तुमसे। वैदेही अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सत्या पलटा और अपना हाथ वैदेही की तरफ उठाया, पर बीच में रोक लिया और एक बार फिर वैदेही से कहा, जाओ यहाँ से। सत्या का गुस्सा देखकर वैदेही अंदर तक कांप गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो वहां से चली गई। कुमार ने वैदेही की आंखों में आंसू देखे तो सत्या के पास आया और कहा, क्या हो गया है तुझे? वो यहाँ सिर्फ तुझे अपने जन्मदिन के लिए इनवाइट करने आई थी और तूने चिल्लाकर उसे यहाँ से भेज दिया। क्या तेरे सीने में दिल नहीं है? तेरे ऐसे व्यवहार से किसी को कितना बुरा लगता है जानता भी है तू? नहीं जानता और जानना चाहता भी नहीं। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा, समझा तू? मेरी आंखों के सामने उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। जब तक उसे खत्म न कर दूं, तब तक मैं और कुछ नहीं सोच सकता, कहकर सत्या वहां से चला गया। कुमार वहीं खड़ा सत्या के बारे में सोचता रहा। आखिर कौन था वो जिसे ढूंढने के लिए सत्या इतना बेचैन था? कुमार सत्या के बारे में कुछ नहीं जानता था। बस पिछले 6 महीने से दोनों अच्छे दोस्त थे और ना ही सत्या ने कभी कुमार को अपने बारे में कुछ बताया था। कुमार सत्या के पीछे पीछे चल पड़ा। आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको ये शो माय पॉकेट सेक्शन में जाकर आसानी से मिल जाए। इस ऑडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं इश्क एक जुनून, मेरे यानी श्रुति के साथ। हेलो, पॉकेट एफएम में आपका स्वागत है। मैं श्रुति आपको सुना रही हूँ इश्क एक जुनून। तो चलिए देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। अगले दिन एंजल्स होम में सभी वैदेही के जन्मदिन की तैयारी करने में लगे थे, लेकिन वैदेही उदास सी अपने कमरे में बैठी थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। सब बच्चे अमित, ददू वैदेही का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर वैष्णव भी आ चुके थे। वैदेही ने देखा सब बहुत खुश हैं। उन लोगों की खुशी के लिए ही वैदेही तैयार होकर नीचे आ गई और इतने में सत्या किसी से बचने के लिए भागता हुआ एंजल्स होम में घुस गया और फिर भीड़ में सबके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वैदेही ने केक काटा और सभी तालियां बजाने लगे। सत्या की नजर वैदेही पर पड़ी तो वो चौंक गया। उसने पास खड़े आदमी से पूछा तो उसने वैदेही के बारे में सब बता दिया। सत्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो वैदेही को देखने लगा, कैसे वो सबके साथ हंसती मुस्कुराती अपना जन्मदिन मना रही थी। वैदेही ने सभी बच्चों को एक ग्रुप में बैठने को कहा। सभी बैठ गए और सत्या भी आकर उनके बीच बैठ गया। वैदेही दूसरी तरफ जाकर प्लेट में केक रखकर ले आई। वैदेही एक एक करके सबको अपने हाथों से केक खिलाने लगी।
जैसे ही वो सत्या के सामने आई, सत्या को वहां देखकर वो चौंक गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही सत्या बोल पड़ा, मैं भी इन लोगों की तरह अनाथ हूँ, थोड़ा सा अपने हाथ से मुझे भी खिला दो। सत्या की बात सुनकर वैदेही की आंखों में आंसू आ गए। उसने सत्या को केक खिलाया। आज पहली बार सत्या की आंखों में आंसू थे। सबको केक खिलाने के बाद वैदेही सत्या के पास आई और कहा, तुम यहाँ? कल के लिए सॉरी, सत्या ने कहा। वो तो मैं कब का भूल चुकी, रात गई बात गई, वैदेही ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हें बुरा नहीं लगा? सत्या ने कहा। जिनसे हम प्यार करते हैं उनका गुस्सा, उनकी डांट, रूठना, चिढ़ना सब अच्छा लगता है, वैदेही ने कहा। तुम पागल हो, सत्या ने वैदेही की तरफ देखकर कहा। हाँ, तुम्हारे प्यार में, वैदेही ने सत्या की आंखों में देखते हुए कहा। सत्या दूसरी तरफ देखने लगा और फिर कहा, तुम बहुत अच्छी हो। तो फिर पप्पी दो, वैदेही ने अपना गाल आगे करते हुए कहा। वैदेही के मुंह से ये बात सुनकर सत्या की आंखों में नमी आ गई। उसे 13 साल पहले की बात याद आ गई, जब मधु किसी भी अच्छी बात पर उसे हर बार ऐसे ही कहा करती थी। सत्या की आंखों में नमी देखकर वैदेही ने कहा, अरे क्या हुआ, मैं तो बस मजाक कर रही थी, सॉरी। सत्या ने अपनी आंखों के किनारों को साफ किया तो उसकी नजर सामने खड़े शख्स पर गई, जो काफी देर से सत्या को घूर रहा था। सत्या कुछ देर वैदेही से बात करता रहा। वैष्णव ने वैदेही को आवाज दी तो वैदेही वहां से चली गई। सत्या भी जाने लगा और फिर न जाने क्या सोचकर वो उस शख्स की तरफ गया जो उसे घूर कर देख रहा था। मैं तब से देख रहा हूँ तो मुझे घूरे जा रहा है, आखिर बात क्या है? सत्या ने कहा। क्योंकि मुझे वैदेही का तुमसे इस तरह हंस हंस कर बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, अमित ने कहा। ओह, पर क्यों? सत्या ने फिर पूछा। क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और बहुत जल्द उसे अपने दिल की बात बताने वाला हूँ, अमित ने कहा। सत्या हंसने लगा और फिर कहा, देख, तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है, कभी उसका दिल मत तोड़ना और उसे हमेशा खुश रखना। ये कहकर सत्या वहां से चला गया और अमित सत्या के बारे में सोचता ही रह गया। वो दिन भी आ गया जिस दिन का सत्या को इंतजार था। वो उस आदमी के बताए पते पर पहुंचकर खालिद का इंतजार करने लगा। शाम होने को आई, सत्या अभी भी वहीं बैठा था। कुछ देर बाद खालिद आया, लेकिन सत्या को देखकर जैसे ही भागने लगा, सत्या ने उसके पैर पर गोली चला दी और वो दर्द से चिल्लाकर गिर पड़ा। वो रेंगते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, तब सत्या ने उसका पैर पकड़ा और घसीटते हुए लाकर सोफे के सामने पटका। खालिद दर्द से तड़प उठा। उसके पैर से खून रिसता हुआ कालीन को भिगो रहा था। सत्या गन हाथ में लेकर उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगा और फिर कहा, खालिद चौहान, मुन्ना का खास आदमी, तू यहाँ जिस मकसद से आया है वो पूरा कर, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर उससे पहले मुझे सिर्फ इतना बता कि मुन्ना कहाँ है। मैंने अगर बता दिया तो मुन्ना मुझे मार देगा, खालिद ने दर्द से कराहते हुए कहा। अगर नहीं बताया तो मैं मार दूंगा, लेकिन तूने बता दिया कि मुन्ना कहाँ है तो हो सकता है मैं तुझे छोड़ दूं, सत्या ने गन उसकी गर्दन पर लगाकर कहा। खालिद को चुप देखकर सत्या ने उसका सर पास रखी टेबल पर दे मारा। सर से खून बहने लगा। खून देखकर खालिद बौखला गया और सत्या से कहने लगा, मैं तुम्हें बता दूंगा मुन्ना कहाँ है, खुदा के लिए मुझे बख्श दे, मुन्ना इस वक्त तभी खिड़की में खड़े किसी शख्स ने गोली चलाई और गोली सीधा जाकर खालिद के सीने में लगी और वो गिर पड़ा। वो शख्स भाग गया। सत्या ने खालिद को संभाला, उसमें अभी भी जान बाकी थी। सत्या ने उससे फिर मुन्ना के बारे में पूछा, पर खालिद सिर्फ इतना ही बोल पाया, बैंगलोर, और फिर उसकी धड़कन रुक गई। वो मर चुका था। बैंगलोर, सत्या अपने आप में बुदबुदाया और फिर वहां से चला गया। रात के 9 बज रहे थे। सुनसान सड़क पर सत्या चलता जा रहा था। तभी किसी ने पीछे डंडे से उसके सर पर मारा।
सत्या लड़खड़ाकर गिर गया। उसने खुद को संभाला तो देखा 8-10 लोग हाथों में हॉकी स्टिक, चेन, चाकू लिए खड़े हैं और सत्या को घूर रहे हैं। सत्या उठकर वहीं बैठ गया और मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराता देखकर उनमें से एक ने कहा, हंस ले, इसके बाद तू हंसने लायक नहीं रहेगा। जलती हुई आग की चिंगारी को छेड़ो तो वो भी हाथ जला देती है, तूने तो फिर भी बारूद को छेड़ा है। सत्या ने अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा। बारिश होने लगी। जैसे ही उनमें से एक सत्या की तरफ बढ़ा, कुछ पल बाद नीचे जमीन पर था। सत्या ने एक एक करके सबको पीटना शुरू किया। वो उन्हें मारता जा रहा था। तभी उधर से एक रिक्शा गुजरा जिसमें वैदेही थी। उसने सत्या को देखा तो वहीं रुक गई। सत्या ने पास लगा पाइप उखाड़ा और फिर सबको पीटने लगा। वे लोग जो कुछ देर पहले उसे रौब दिखा रहे थे, अब उसके आगे हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन सत्या किसी की नहीं सुन रहा था। वो बस उन्हें मारे जा रहा था। वो सभी वहां से उठकर भागने लगे। बस एक बच गया जो सत्या से छोड़ने की गुजारिश कर रहा था, पर सत्या उसे मारे जा रहा था। वैदेही दौड़कर सत्या के पास आई और उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, वो मर जाएगा सत्या। वैदेही को यूं अचानक वहां देखकर सत्या चौंक गया। वो वैदेही की तरफ देख रहा था। इतने में नीचे गिरा वो आदमी वहां से उठकर भाग गया। सत्या ने हाथ में पकड़ा पाइप जोर से जमीन पर दे मारा। बारिश अभी भी जारी थी। ये सब क्या है सत्या? कौन है वो लोग? आखिर क्यों पीछे पड़े हैं वो सब तुम्हारे? वैदेही ने चिल्लाकर कहा। सत्या चुपचाप खड़ा रहा तो वैदेही ने फिर से कहा, तुम ऐसे क्यों हो? क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, फिर भी तुमसे प्यार किया, लेकिन जब तुम्हें इस तरह देखती हूँ तो डर लगता है मुझे तुमसे। आखिर क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्योंकि यही मेरी हकीकत है, सत्या ने चिल्लाकर कहा। जो तुमने अभी देखा वही हूं मैं। लोगों को मारना पीटना यही काम है मेरा। बहुत बुरा इंसान हूं मैं। एक क्रिमिनल हूं मैं, जो कत्ल के इल्जाम में 12 साल जेल में रहकर आया है। मैं यहाँ किसी के लिए नहीं आया हूं तो सिर्फ अपना मकसद पूरा करने, और उसके बीच अगर कोई भी आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। 12 साल से मुझे उसकी तलाश है और मैं उसे ढूंढकर ही रहूंगा। सत्या ने अपनी बात पूरी की। आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको ये शो माई पॉकेट सेक्शन में जाकर आसानी से मिल जाए। इस ऑडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं इश्क एक जुनून, मेरे यानी श्रुति के साथ। हेलो, पॉकेट एफएम में आपका स्वागत है। मैं श्रुति आपको सुना रही हूँ इश्क एक जुनून। तो चलिए देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। सत्या की बातें सुनकर वैदेही भागकर उसके सीने से लग गई और कहने लगी, मैं नहीं जानती तुम अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज तक मैंने किसी के लिए वो महसूस नहीं किया जो तुम्हारे लिए मैं करती हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती सत्या। आई लव यू सो मच। बारिश में भीगते हुए दोनों वैसे ही खड़े रहे और फिर सत्या ने वैदेही को खुद से अलग करके कहा, मैं एक खूनी हूँ। तुम खूनी नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी आंखें साफ बता रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वैदेही ने कहा, मुझे इन रिश्तों के बंधन में बांधने की कोशिश मत करो वैदेही। मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहता। बेहतर होगा तुम मुझे भूल जाओ। ये कहकर सत्या आगे बढ़ गया। वैदेही वहीं घुटनों के बल बैठी बारिश में भीगती रोती रही, पर सत्या ने पलटकर नहीं देखा और फिर वैदेही की आंखों से ओझल हो गया। वैदेही ने सत्या का गुस्सा और नफरत तो देखी थी, पर उसकी आंखों में आए आंसुओं को नहीं देख पाई थी। सत्या नहीं चाहता था कि वैदेही उसके करीब आए या फिर उसके आसपास भी रहे, क्योंकि वो जानता था कि उसे नुकसान पहुंचाने वाले उसके करीबियों को भी नुकसान जरूर पहुंचाएगा। ना ही वैदेही ये जानती थी कि सत्या की जिंदगी में कोई और भी है जिसे सत्या खुद से भी ज्यादा चाहता है। मोहब्बत और नफरत की ये जंग
सत्या और वैदेही को किस मोड़ पर लाएगी ये कोई नहीं जानता था। उस रात बहुत तेज बारिश हुई। ऐसा लगा जैसे ये बारिश अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी। अगले दिन सत्या ने अपना बैग पैक किया और कुमार से वैदेही का ख्याल रखने को कहकर बाहर निकल गया। उसने कुमार को भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। दूसरी तरफ वैदेही सत्या को भूल ही नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद माया की शादी थी, इसलिए माया ने अपने पास आने को कहा। वैदेही वहां चली गई। शादी से लौटने में वैदेही को 1 हफ्ता लग गया। वो वापस पुणे लौट आई, पर सत्या की यादों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वैदेही सीधा कुमार के पास पहुंची। कुमार से सत्या के बारे में पूछा, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि सत्या कहाँ है। वैदेही वापस एंजल्स होम लौट आई, पर उदास रहने लगी। अमित से वैदेही की ये उदासी देखी नहीं गई। एक दोपहर वैदेही उदास सी होम के बगीचे में चेयर पर बैठी घास को निहार रही थी। तभी अमित वहां आया और वैदेही के सामने घुटनों पर बैठ गया और गुलाब वैदेही की तरफ बढ़ाकर कहा, वैदेही, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम्हें इस तरह उदास देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ वैदेही। आई लव यू वैदेही, आई लव यू। वैदेही, ये तुम क्या कह रहे हो अमित? मैं सिर्फ तुम्हें अच्छा दोस्त मानती हूँ। अमित, दोस्ती दोस्ती दोस्ती, थक गया हूँ मैं ये दोस्ती का नाटक करते करते। सच तो ये है कि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ वैदेही। पहले दिन से ही मैं तुम्हारा दीवाना बन गया था और तब से लेकर अब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझसे शादी कर लो वैदेही, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। बकवास बंद करो। अगर मुझे पता होता तुम्हारे अच्छे व्यवहार के पीछे तुम्हारी ये नीयत है तो मैं तुम्हें कभी अपना दोस्त नहीं कहती। वैदेही ने चिल्लाकर कहा। वैदेही, मैं तुम्हें सिर्फ पाना चाहता था। अमित ने कहा। तुम पागल हो चुके हो अमित, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वैदेही ने कहा। अमित, ये पागलपन नहीं वैदेही, तुम्हारे प्यार का खुमार है मुझ पर, प्यार का जुनून है। मैं अब ये दूरियां और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर अमित वैदेही की तरफ बढ़ा। एक झन्नाटेदार थप्पड़ वैदेही ने अमित के गाल पर मारा और चीखते हुए कहा, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश भी की तो कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। तुम्हें दोस्त माना सिर्फ इसलिए, वरना अभी इसी वक्त तुम्हें यहाँ से निकाल देती। कहकर वैदेही तेजी से वहां से निकल गई। अमित गुस्से में वहीं खड़ा रहा। अपने कमरे में आकर वैदेही ने दरवाजा बंद किया और सिसकने लगी। जिसे उसने अपना दोस्त समझा वो उसके लिए ऐसी सोच रखता है। वैदेही बिस्तर पर लेट गई, पर उसकी आंखों से आंसू